स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया स्टडी सर्कल में। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th की है, पॉलिटिकल साइंस, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पार्ट 4 और भाग 1 इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो ये देखेंगे हम कि इस जो पाठ जो है ये इसका नाम सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्यों है। तो पहले आप ये जानिए कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। तो जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है सत्ता किसके हाथ में है? अमेरिकी राज्य के हाथ में है, अमेरिका के पास है। और राज्य का मतलब हमारा अमेरिका देश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो हम राजनीति बात करते हैं तो उसमें राज्य का मतलब है देश से, ठीक है। तो अमेरिका के पास जो है वो सत्ता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से जो है वह केंद्र है, जैसे कि आसियान हो गया, यूरोप के हो गए देश, वो भी जो है बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है कि अमेरिका के अलावा भी जो है और भी जो महाशक्तियाँ जो है वह भी है, इसलिए बोल लिखा गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में जानेंगे हम कि इस पाठ के जो पाठ जो है इसके जो मुख्य जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो जानेंगे इसमें। तो पहला इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है मुक्त द्वार की नीति, कि मुक्त द्वार की नीति क्या थी। तो दिसंबर 1978 में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी, मुक्त द्वार की नीति की शुरुआत की। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की, ठीक। फिर आता है हमारा मार्शल योजना। तो मार्शल योजना क्या थी? तो 1948 में अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु सहायता दी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आप जो है इनके डेट को जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर के जो है वो पूछ लेते हैं और टिक मार्क आते हैं अब तो वह पूछ लेते हैं। तो आप डेट को भी ध्यान दें। यूरोपीय संघ की स्थापना। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई? तो यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक रूप ले लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। मतलब कि क्या हुआ, पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इसके बाद जो उसने राजनीतिक स्वरूप ले लिया, ठीक है। और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया और उसके बाद जो है इसमें और तेज़ी आई और 1992 में जो है यूरोपीय संघ जो है उसने अपनी स्थापना कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यूरोपीय संघ के सैनिक भाग, ठीक है। तो इसके सैनिक क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो है वह ब्रिटेन और फ्रांस, वह जो है स्थायी सदस्यता है उनकी यूएनओ में, वहाँ की सुरक्षा समिति में, ठीक है। और सैनिक शक्ति के लिहाज से यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति है। इसलिए पाठ का नाम भी देखे रखा गया कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मतलब कि यूरोपीय संघ भी जो है एक उभरती हुई ताकत है जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है विश्व पटल पर। तो आगे देखते हैं। इनका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। आगे देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों, ठीक है। इसका मतलब आसियान। आसियान क्या है? तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की, ठीक है। यह देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे बैंकॉक घोषणा पर और आसियान की स्थापना की थी इन 5 देशों ने। बाद में इसमें 5 और देश शामिल हुए जो कि ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये 5 देश बाद में शामिल हुए और टोटल इसके जो हैं 10 सदस्य जो हैं आसियान के माने जाते हैं। आगे देखेंगे हम आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य जो है वह आर्थिक विकास को तेज करना है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना है अपना, और कानून के शासन का पालन करना है। मतलब कि जो कानून जो है, जो नियम जो है उसका पालन करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना है।
ये थे हमारे आसियान के कुछ मुख्य उद्देश्य। आगे देखेंगे कि आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली जो है, ये डेफिनेशन है आसियान शैली की कि अनौपचारिक, ठीक है, संघर्ष रहित, संघर्ष नहीं होना, संघर्ष रहित, संयोगात्मक, सहयोग के साथ, मेल मिलाप के साथ एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसी को जो है आसियान शैली कहते हैं। मतलब कि देखो, बिना लड़ाई झगड़े सहयोग से रहना, मिल मिला के रहना, भाईचारे से रहना, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है आसियान ने और उसने जो है उससे काफ़ी यश कमाया है। इसी को आसियान शैली कहते हैं। आगे देखेंगे आसियान के 3 स्तंभ। तो देखिए, आसियान शैली अलग है और आसियान के 3 स्तंभ जो है वह अलग हैं। तो इन स्तंभ की जो स्थापना की गई थी वह 2003 में की गई थी। तो उनके जो 3 स्तंभ जो हैं, पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा सामुदाय, आसियान आर्थिक सामुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक सामुदाय। ये इसके 3 स्तंभ हैं। ये भी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देखें। आगे देखेंगे हम आसियान का झंडा। जी हाँ, झंडे के बारे में पूछ लिया जाता है कि आसियान का जो झंडा है वह क्या बताना चाहता है। तो देखिए, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ, 10 बालियाँ मतलब जो 10 देश जो हैं आसियान के, वह 10 बालियाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों को अंकित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं और वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो आसियान का झंडा जो है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। तो 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए और चीन ने जो है 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकाकीपन को समाप्त किया। और उसके कुछ बिंदु आप ऐसे लिखेंगे कि पहला पॉइंट जो है हमारा, 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने जो है चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, जिसकी बात हमने आगे कर चुके हैं शुरुआत में। आगे 1982 में जो है कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, इसके बाद जो है 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया और चीन ने 2001 में जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो ये जो था चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान जो था, ये हमने इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से जाना है। आगे देखेंगे कि दोनों देशों के बीच विवाद के कारण क्या थे। तो दोनों देश कौन थे? भारत और चीन के बीच जो है वह विवाद के क्या मुद्दे थे, क्या कारण थे। तो 1950 को चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्ती बसाने से दोनों देशों के बीच एकदम जो है संबंध गड़बड़ा गए और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और लद्दाख के अक्साई चीन पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े और इसमें भारत को पराजय झेलनी पड़ी। तो ये जो थे कुछ कारण थे जिससे कि हमारे चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं। आगे देखेंगे कि दोनों देशों के बीच विवाद समाप्त कैसे हुआ। तो 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार शुरू हुआ और 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्तालाप की श्रृंखला भी शुरू हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।